इसमें देखो, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। संदर्भ आप लोगों को बताया, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो देखो, अब रेखांकित अंश की व्याख्या दो है। पहला है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसकी व्याख्या देखो, लेखक कहता है कि आज विज्ञान जो है मनुष्य के हाथों में एक अद्भुत, अनुपम, अतुलनीय शक्ति को प्रदान कर रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उन्नत और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में करता रहा है और करता चला आया है। इसलिए आप लोग इसको समझो। फिर इसकी दूसरी व्याख्या ये है कि नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। यानी जो नैतिकता है, उसका जो अंकुश है, वो बिना शक्ति के मानव के लिए लाभकारी नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को बदल भी सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। इसी से देश और समाज की उन्नति भी हो सकती है। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। समझ में आया? फिर इसके बाद है अगला, हमारी संस्कृत का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम था या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन तक तेन बुझित था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसमें देखो, गद्यांश का संदर्भ आपको बता दिया है, वही होगा। एक के बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या। सबसे ऊपर वाला हमारी संस्कृत से लेकर हमारे सामने आता है, कहाँ तक है देखो व्याख्या। लेखक कहता है, हमारी संस्कृत की जड़ केवल अहिंसा तत्व पर ही स्थापित है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है, क्योंकि अहिंसा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम व्यक्ति, समाज, देश की उन्नति कर सकते हैं। अहिंसा का दूसरा नाम या उसका दूसरा रूप केवल त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम क्या मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। अगला है व्याख्या, श्रुत कहती से लेकर ओतप्रोत है। तो देखो, लेखक कहता है कि वेद ये हमें बताती है कि संसार की वस्तुओं का सभी व्यक्तियों को त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। तेन तक तेन बुझित था, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए।
इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का जो विरोध है, मनमुटाव है, उसको दूर कर सकते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच में जो विरोध है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। समाज और समाज के बीच जो विरोध है उसको हम दूर कर सकते हैं। देश और कई देशों के बीच के विरोध जो है उसको हम मिटा सकते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ही ओतप्रोत है। कौन तत्व? अहिंसा। फिर इसके बाद में हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है? तो हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया गया है और इसका दूसरा रूप है त्याग। स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? स्वार्थ के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में विरोध, समाज समाज में विरोध, देश देश के बीच में विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है? पारस्परिक विरोध को अहिंसा के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। इसके बाद एक और है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के स्रोत से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण और बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वे शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। आपका इसमें रेखांकित वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक से लेकर चेतना का सहारा लिया था। संदर्भ आप लोगों को पता है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो। लेखक कहता है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, क्योंकि यदि संस्कृत और सामूहिक चेतना नहीं होगी तो हमारा देश निर्जीव है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगरों, ग्रामों, हमारे प्रदेश और हमारे संप्रदाय तथा विभिन्न प्रकार के वर्ग और जातियां सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। वहां उन सब में क्या है? एकता है। इसी बात को ठीक तरह से सभी लोगों को पहचान लेना एक बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ही परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी बापूजी ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति लाने के लिए इसी नैतिक चेतना का उन्होंने सहारा लिया था और इसी नैतिक चेतना से देश को स्वतंत्र भी कराया था। समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन है, जनसाधारण का हृदय किन बातों में आंदोलित हो उठा? जनसाधारण का हृदय किन बातों में आंदोलित हो उठा? देखो दिया इसी में, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वो शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। अब आपका ये लेसन समाप्त हो गया। समझ में आया? अब आपका लेसन ये समाप्त हो गया भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद का। अब कल जो है आप लोगों को का अगला लेसन पढ़ाएंगे।